नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, और एक बात और आपको बता दूं कि 15 ही नहीं, आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों बीच बीच में मैंने इस वीडियो में वो क्वेश्चंस को डाला है जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको सारे के सारे लोग नहीं जानते, कोई कोई बंदा उस क्वेश्चंस को जानता है। तो दोस्तों, आप भी अपने इन क्वेश्चंस को देखकर, इन क्वेश्चंस को पढ़कर अपने एग्ज़ाम में जो स्कोर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई नई वीडियो की अपडेट आप तक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? यानी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गर्दन में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको वो वाली अंतःस्रावी ग्रंथि बताऊंगा जो गर्दन में पाई जाती है। तो गर्दन में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है अप2, यानी थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि हमारे गर्दन में पाई जाती है। उसके बाद मैं आपको अग्नाशय के बारे में 2 लाइन अग्नाशय के बारे में भी बता देता हूँ कि अग्नाशय ये इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमाटोस्टाटिन जैसी कई जरूरी हार्मोन्स बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। और साथ ही यह अग्न्याशयी रस निकालने वाली एक बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। तो आपको अग्न्याशय के बारे में 2 बात पता हो गई। अगर आपको अग्न्याशय के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के बराबर होता है। जैसा मटर का दाना होता है उसी आकार की पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है वो 0.6 ग्राम होता है। वजन इसका 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और जो पीयूष ग्रंथि है ये मस्तिष्क के तल पर जो हाइपोथैलेमस है उसके निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है। और जो ये पीयूष ग्रंथि है इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो हार्मोन है पिट्यूटाइन हार्मोन। और आपको अधिवृक्क के बारे में भी बता देता हूँ कि अधिवृक्क वृक्क के ऊपर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य टेंशन की स्थिति में हार्मोन को स्रावित करना, यानी हार्मोन को निकालना होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग ही गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित है। तो बुद्धि का केंद्र प्रेम मस्तिष्क में स्थित होता है। आप सभी की जो बुद्धि है वो प्रेम मस्तिष्क में स्थित है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, प्रेम मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। तो प्रेम मस्तिष्क यह मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है, यानी टोटल मस्तिष्क के पूरे भाग का 2/3 भाग ये प्रेम मस्तिष्क बनाता है। प्रेम मस्तिष्क में कई सारे केंद्र होते हैं। शरीर को विभिन्न क्रियाएं शरीर की जितनी भी विभिन्न क्रिया हैं इन्हीं केंद्रों पर आश्रित रहती है, जैसे कि हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना प्रेम मस्तिष्क के द्वारा संचालित क्रियाएं हैं। अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग अनुमस्तिष्क, तो यह प्रेम मस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह प्रेम मस्तिष्क से छोटा होता है। तो दोस्तों, अनुमस्तिष्क की साइज होती है वो प्रेम मस्तिष्क से कुछ छोटा होता है। इसका वजन मस्तिष्क के कुल वजन का 1/10 भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रेम मस्तिष्क है। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, यानी वयस्क मनुष्य है उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो ब्लड की मात्रा एक स्वस्थ वयस्क मानव में 5 लीटर होती है। उसके बाद सीरीज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है? यानी
जिप्सम का वो कौन सा रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है? तो सीमेंट का एक संघटक है CaSO4 2H2O। इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? निर्मलन का सिद्धांत, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत। क्वेश्चन का आंसर पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ही साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत है। सरफेस टेंशन क्या होता है? द्रव के यानी जो तरल है द्रव, उसके पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस द्रव का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन, उसके बाद में आपको इन तीन के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बताते हैं प्लवन के बारे में। तो उत्प्लवन, किसी तरल में पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लवन बल कहलाता है। जैसे कि ये वाटर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पानी है, इसमें कोई वस्तु पूरी तरह डूबी हुई है, तो एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो इस जो ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है उसको ही उत्प्लवन बल कहते हैं। उसके बाद में बात आती है विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी तरल का वह गुण है, लिक्विड का वह गुण है जिससे उस लिक्विड के गाढ़ेपन या उसके बहने का विरोध करने की क्षमता को विस्कोसिटी कहते हैं। यानी पानी है, वो बह रहा है, तो उसके बहने का जो विरोध करता है, विरोध करने की जो क्षमता होती है, उसको श्यानता बोलते हैं यानी विस्कोसिटी बोलते हैं। उसके बाद प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति होती है। विकृति यानी बदलाव होता है, और बल के हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। जैसे कि कोई रबड़ होती है, रबड़ अगर हम खींच देते हैं, उसको रबड़ को खींच के एकदम छोड़ देते हैं तो रबड़ उसी की उसी पोजीशन में आ जाती है, तो उसको प्रत्यास्थता बोलते हैं। उसके बाद सीरीज का अगला क्वेश्चन है, सोडियम स्टीयरेट एक लवण है, यानी सोडियम स्टीयरेट एक लवण है, यह किस में प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है साबुन बनाने में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अधातुओं से अभिक्रिया करने पर ऑक्साइडें बनाती है, जो कि क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। तो जो ऑक्सीजन अधातुओं से अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण एक सदिश राशि है। तो दोस्तों, मैं आवेग के बारे में आपको बता देता हूं कि आवेग I बराबर F/dt, ये एक फोर्स है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो इसके कारण वस्तु में संवेग में परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है, कोई फोर्स लगाया जाता है, तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है, तो उसको आवेग कहते हैं। आवेग का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, I बराबर अपकलन F/dt, समाकलन करते हैं फोर्स का। उसके बाद में संवेग, तो संवेग P बराबर mv, m यानी मास, v यानी वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल को ही संवेग कहते हैं।
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं और संवेग भी एक सदिश राशि है। आप सभी को इन सब के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और आप इनको भूल जाते हो या आप इन छोटी छोटी चीज़ समझकर आप इनको पढ़ के नहीं जाते हो तो आप उस पर इस तरह से मात खा जाते हो। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है, किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग में। बैंगनी कलर में सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है और लाल रंग में सबसे कम। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, और लाल रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है, तो मानव का होता है। इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मानव का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो एक वैक्सीन का नाम है डीपीटी, वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जैसी बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो ब्लड है कौन सा ऊतक है? रुधिर संयोजी ऊतक है। रुधिर संयोजी हमारा जो खून है, ब्लड है, रुधिर है, वो भी एक प्रकार का ऊतक है। उस ऊतक का नाम संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यानी गलत के लिए पूछा है, कौन सी बात सत्य नहीं है, कौन सी बात झूठी है, उसके बारे में पूछा गया है। तो हम चारों ऑप्शन आपको पढ़ के बता देते हैं कि जलीय विलयनों में लिथियम की अपेक्षा सोडियम एक अधिक अच्छा अपचायक है। ऑप्शन नंबर बी है। कैल्शियम की अपेक्षा बेरियम अधिक विद्युत धनात्मक है। ये तो सही लगता है। आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन एक अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। एंटीमनी की अपेक्षा बिस्मिथ का धात्विक गुण अधिक है। तो इन चार ऑप्शन में जो असत्य है, असत्य कथन ए है। जलीय विलयनों में लिथियम की अपेक्षा सोडियम एक अधिक अच्छा अपचायक नहीं होता है, लेकिन इसमें अपचायक है बोल रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट है, असत्य है। तो क्वेश्चन का आंसर असत्य पूछा है तो यही सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है। अगला क्वेश्चन सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा, NO, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, पत्तियों का पीला पड़ना, नाइट्रोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों के तीनों गलत सुमेलित हैं। इसमें सही आंसर है ओजोन परत में छेद, क्लोरीन कृत हाइड्रोकार्बन यौगिक। इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर आपके जो एग्ज़ाम का स्कोर है उसको इंक्रीज कर सकते हो। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप उन सभी स्टूडेंट जिन्होंने NTPC और ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है उन तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में लाइक करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन प्राप्त होगा और मेरे अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होगी, एक एनर्जी इंक्रीज होगी और मैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और आप ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहें। मेरी वीडियो को आप सभी लोगों तक शेयर करें, भेजें, जिससे कि मेरा हुनर और ऊपर उठेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।